नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत की खबर से। उन्होंने हिमनगरी मुनस्यारी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी में बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया और महाविद्यालय के लिए 15 करोड़ के बजट की मंजूरी दी। वहीं महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास समेत 14 मांगों पर भी अपनी रजामंदी जाहिर की है। धारचूला में राज्य मंत्री धन सिंह रावत का मुनस्यारी दौरा रहा। बालिका महाविद्यालय के छात्रावास का उन्होंने शिलान्यास किया। महाविद्यालय के लिए 15 करोड़ की मंजूरी भी दी। महाविद्यालय में आया हूँ। यहाँ हमने कुछ कामों का लोकार्पण किए हैं, कुछ का शिलान्यास भी किया है। लगभग 15 करोड़ रुपए हमने इस कॉलेज को दिए हैं और ई लाइब्रेरी से लेके, ई ग्रंथालय से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके, पुस्तकालय से लेके, इंटरनेट से लेके, कुर्सी मेज से लेके सारी सुविधाएं इस कॉलेज को दी जाएंगी। 100% हमने यहाँ टीचर दे दिए हैं, प्राचार्य हमने दे दिए हैं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमारी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इसी महीने वो प्रत्येक कॉलेजों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने के लिए उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं और मुनस्यारी कॉलेज की जो भी दिक्कतें और होंगी वो आज मैंने कहा क्या। नदीम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नदीम, राज्य मंत्री ने दौरा किया है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहा और साथ ही साथ उन्होंने महाविद्यालय के छात्रावास का शिलान्यास भी किया है। ये महाविद्यालय का शिलान्यास तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये विद्यालय काफी वर्षों से बनते आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश निर्माण निगम एक संस्था हुआ करती थी जो इस विद्यालय का निर्माण कर रही है, जो अभी भी वैसे विद्यालय पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। साथ ही साथ मंत्री जी ने 25 लाख के चेक भी बांटे हैं, जो शून्य ब्याज का इनका एक स्कीम चल रही है सरकार की, उसके अंतर्गत 12 लोगों को लाभान्वित किया है। साथ ही एक बात कहूं मैं, मंत्री जी ने एक बात कही है कि ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, लेकिन जो हम सीमांत का क्षेत्र है, चाहे वो मुनस्यारी कहें चाहे धारचूला कहें, वो केवल भारतीय नेटवर्क पर नहीं निर्भर रहता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। नेपाली नेटवर्क से हम लोग यहाँ काम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें इनकी बेईमानी लगी, लेकिन घोषणाएं इन्होंने काफी ज्यादा की है। अब अमली जामा पहनना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो धारचूला का दौरा रहा राज्य मंत्री का और इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय का शिलान्यास किया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत वहां पहुंचे। मुनस्यारी का उनका दौरा था और इस दौरान बालिका महाविद्यालय के छात्रावास का शिलान्यास उन्होंने किया। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति न दिए जाने और विभाग की अन्य समस्याओं का समाधान न किए जाने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजकुमार ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जरिए अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी, जिनका वर्तमान में क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो रहा है। वहीं छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के चलते उनको स्कूलों से निकाला भी जा रहा है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण कार्यालय का घेराव किया। SC/ST छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण कार्यालय का घेराव किया और SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वृद्धा, विकलांग, विधवा लोगों को समय पर पेंसिल का ना दिया जाना, जो लोग सिर्फ इस पेंसिल पर आधारित है, समय पर नहीं पहुंच पा रही है। छात्रवृत्ति समय पर नहीं पहुंच पा रही है। छात्रवृत्ति जो समय पर पहुंचती थी, उनके आवेदन पत्र समय पर नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मलिन बस्ती की बहुत सारी योजनाएं
जो समाज कल्याण विभाग से होती हैं, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो या हमारा सामुदायिक भवन हो। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ से चलाई जाती हैं, समय समय पर लोगों को लोन दिया जाता है। उन अनुसूचित जाति विभाग क्षेत्रों में, बहुल्य क्षेत्रों में उनको लोन दिया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है लोन देकर रोजगार के प्रति, वो भी इन्होंने टोटल बंद कर रखा है। इसके बाद जो छात्रवृत्ति का पैसा है इन्होंने 420 करके 420 करके उन लोगों को, उन कॉलेजों को पैसा दे दिया है जहाँ पर छात्र ही नहीं अनुसूचित जाति के हैं। आज उसकी भी जांच चल रही है। इतना लंबा समय हो गया है लेकिन ये लोग सुधार नहीं हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला इनका कहना है कि जितनी भी योजनाएं समाज कल्याण की हितकारी हैं, इस समय कोरोना कार्यकाल में आप उसको तेजी से चलाएं। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, इसी के साथ ही कल्याण अधिकारी को, समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। 14 उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अब सक्रिय दिखाई दे रही है, ये वजह है कि किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। इसी को लेकर के कल समाज कल्याण ऑफिस पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस के एक तमाम कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा एवं SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार, तो उन्होंने वहां पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों समेत ज्ञापन दिया। राजकुमार का साफ तौर पर कहना है जो SC/ST की जो योजनाएं हैं, जो छात्रवृत्ति योजना से जो छात्रों को जो लाभ दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, वो नहीं, सारे लोगों को नहीं वृद्धा पेंशन है, नहीं जो अन्य पेंशन का लाभ जो लोगों को मिलता है उनका भी समय से जो निस्तारण नहीं हो पा रहा है, फार्म नहीं जमा हो पा रहे हैं। वही मलिन व्यक्तियों के जो कामकाज हैं, तमाम कामकाज ऐसे होते हैं जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा कराए जाते हैं, उन पर भी समय पर नहीं हो पा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन दिया और राजकुमार ने ये भी कहा है अगर समय पर इसका जल्द ही निस्तारण नहीं होता है, इस समस्याओं का समाधान नहीं करता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़कों को उतर कर आंदोलन करेगी। बिल्कुल पवन, इस पर छात्रों का क्या कुछ कहना है? जिन छात्रों के लिए यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मोनिका, चाहे छात्र हो, चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो, चाहे विधवा पेंशन वाले हो, चाहे विकलांग पेंशन वाले हो, इन तमाम लोगों की जो इस समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पेंशन दी जाती है, उसका समय पर भुगतान न होने की वजह से वो सब परेशान है, वहां पे चक्कर काटते रहते हैं। तो वहां पे कई चीजों में दिक्कतें होती हैं, जो सर्टिफिकेट जाते हैं, वो फॉर्म भरे जाते हैं, उनका समय पर काम नहीं हो पाता है। समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने में उनका काफी समय लग जाता है और ऐसे लोग निराश हैं, कहीं न कहीं परेशान हैं। उनका भी यही कहना है कि ये जितने भी काम है जो जायज है, इन सभी को समाज कल्याण विभाग के अधीन जो काम आते हैं, इन सबको काम समय पर कर देना चाहिए ताकि लोगों को भटकना न पड़े, छात्रों को अपनी पढ़ाई ढंग से करने का मौका मिले, ताकि उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है तो उनके जो कापी किताब कलम आने जाने का संसाधन, रहने के लिए जो भी चीजें हैं उसमें सहूलियत होती है, वो भी समय से हो सके और जो पेंशन धारक है उनका भी कहीं कहीं सहयोग हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर के लोग भी परेशान हैं और राजनीति भी इस पर तेज हो रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। चारधाम की यात्रा पर आने वालों तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां एशिया की सबसे लंबी और ऊंची जोशीमठ ओली रोप वे का संचालन फिर से शुरू हो गया है। अनलॉक 5 में चारधाम यात्रा को मिली छूट और बढ़ती यात्रियों की तादाद को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रोपवे के संचालन का फैसला लिया है। कोरोना संकट के चलते जोशीमठ ओली रोपवे पिछले कई महीनों से बंद थी, लेकिन अब डोईवाला में आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का आने वाला जो यात्री आएंगे उसके लिए, यात्रियों के लिए बड़ी राहत अब यहाँ पर उनको मिलेगी। जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। कोरोना के चलते कई महीनों से बंद थी रोपवे। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर, रोपवे की शुरुआत हो चुकी है और अब यात्रियों को सुविधा मिलेगी इसकी। तो
तो चलिए आपको बता दें कि चार धाम यात्रा पर आने वालों को बड़ी राहत अब मिलेगी। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो चुका है। कोरोना के चलते कई महीनों से बंद थी रोपवे, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले जो यात्री होंगे उनके लिए सुविधा बढ़ा दी जाएगी और रोपवे का जो संचालन है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तो यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है, उनको सुविधा मिलेगी अब। तो वहीं डोईवाला में सिविल कोर्ट की जूनियर डिवीजन कोर्ट की जर्जर हालत को देखते हुए बार संघ ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से दूसरी जगह की मांग की थी, जिसे सीएम ने स्वीकार करते हुए तत्काल डीएम को कार्रवाई करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल डोईवाला की डिवीजन कोर्ट की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अभी हाल ही में सुनवाई के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया था, जिसमें जज और स्टेनो बाल बच गए थे, जिसकी खबर प्राइम न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी। और प्राइम न्यूज़ की खबर का डोईवाला बार संघ ने संज्ञान लेते हुए सीएम रावत और दूसरी जगह देने की मांग, अब सीएम रावत ने जो मांग थी उसको संज्ञान में लेते हुए अब निर्देश दिए हैं। डोईवाला के एसडीएम ने कोर्ट के नज़दीक सरस विपणन भवन का हॉल कोर्ट के कार्रवाई के लिए चयनित कर सिविल जज निशा सिंह को उपलब्ध कराया है। तो डोईवाला में सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन कोर्ट को दूसरी जगह मिल गई है। जर्जर भवन को लेकर डोईवाला बार संघ ने सीएम से मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम ने उनकी मांग को पूरा किया और सीएम ने बार संघ की मांग को स्वीकार करते हुए जगह दी है। मास्टर आता है तो उसके तुरंत बाद जो है ये गिर गया। बिल्डिंग काफी पुरानी है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है कोरोना काल में होते हुए मुझे अपने से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त कराया और जिसकी वजह से मैं वहाँ मिला और उन्होंने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए डीएम साहब को मैसेज कन्वे किया। लेटर पैड पे जो मेरे बार एसोसिएशन डोईवाला का लेटर पैड है उस पर जो है उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए वो करा और फिर एसडीएम साहब ने संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट निशा जो हमारी सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन है उनको जो है ये। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। राजकुमार, जो डोईवाला बार संघ के जो तमाम लोग थे उन्होंने मांग की थी कि उनको एक नई जगह अलॉट की जाए, उस पर संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब उनको एक नई जगह अलॉट की है। बिल्कुल, देखिए मोनिका, डोईवाला सीएम साहब की विधानसभा है त्रिवेंद्र रावत जी की, और जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे ऐसी ये जो सिविल कोर्ट चलती है डोईवाला में, इसको हमने देखा था कि पुराने जो भवन है काफी खंडर हो चुका था, उसमें कोर्ट चल रही थी। लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है जब कोर्ट के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया और जो जज थी निशा सिंह वो बाल बच गई थी। इसके अलावा जो सुनवाई चल रही थी, जो बहस चल रही थी, उसमें भी 2-3 लोग बाल बच गए थे। तो इस मामले को बार संघ है डोईवाला का, इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने समझ को रखा और स्थायी भवन की मांग की। हालांकि फिलहाल अस्थायी रूप से इनको एक सरस विपणन केंद्र का जो भवन है वो इनको दे दिया गया है कोर्ट चलाने के लिए। तो फिलहाल अस्थायी रूप से ये व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा सोंगपुल के पास नया तहसील भवन बन रहा है, वहां पर कोर्ट के लिए स्थायी रूप से इनको भवन मिल जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया है स्थानीय प्रशासन को। जी बिल्कुल राजकुमार, और प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से भी चलाया था कि जिस तरीके से जो जर्जर ऑफिस था उसको लेकर मांग की गई थी, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए अब जो बार संघ की मांग है उसको पूरा किया और उनको जगह लौट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वहीं अंबानी परिवार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को 5 करोड़ का दान दिया है। कोरोना महामारी के चलते देवस्थानम बोर्ड को हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए अंबानी परिवार ने 5 करोड़ का दान दिया है। दरअसल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य रह चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन और अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी BD सिंह ने दीन दाताओं का आभार जताया है। बद्रीनाथ में आपको बता दें कि अंबानी परिवार ने देवस्थानम बोर्ड को दान दिया है। अनंत अंबानी ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को 5 करोड़ का दान दिया है। कोरोना काल में बोर्ड को जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसके चलते उसकी भरपाई के लिए ये दान दिया गया है।
तो अनंत अंबानी ने देवस्थानम बोर्ड को 5 करोड़ का दान दिया। आपको बता दें कि क्योंकि कोरोना काल में बोर्ड को आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हुआ था और इससे उबरने के लिए अंबानी परिवार ने देवस्थानम बोर्ड को ये दान दिया है। आपको बता दें कि लगभग 5 करोड़ का दान दिया गया है। अनंत अंबानी जो कि अंबानी परिवार के बेटे हैं, उनके तरफ से देवस्थानम बोर्ड को 5 करोड़ का दान दिया गया है। अंबानी परिवार ने देवस्थानम बोर्ड को ये दान दिया है ताकि आर्थिक तौर पर जिस तरीके से जो नुकसान पहुंचा है बोर्ड को, उससे भरपाई हो सके। कोरोना काल में बोर्ड को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा था, जिसकी भरपाई के लिए ये दान दिया गया। संजय कोवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, अंबानी परिवार की तरफ से 5 करोड़ का दान दिया गया क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में सभी जगह हर कोई प्रभावित है, तो यहाँ पर बोर्ड भी प्रभावित था, उसकी भरपाई के लिए अब दान दिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अंबानी परिवार बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री से जो पिछली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति थी उस पर बहुत पहले से ही मेहरबान थे। खासकर श्री बद्री विशाल के प्रति इनकी अगाध आस्था को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है और पहले से ही अंबानी परिवार जो है भगवान के प्रसाद सहित चंदन चरणामृत हर चीज में जो है आर्थिक सहायता पूरी तरह से आर्थिक सहायता करते थे। लेकिन जो अब कोरोना काल चल रहा था उसमें देवस्थान बोर्ड जो नया बना हुआ उसकी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। हालांकि अभी जब यात्री आ रहे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति पहले से इसकी नाजुक थी, जिसको देखते हुए अंबानी परिवार ने 5 करोड़ का जो आर्थिक सहायता जो है देवस्थान बोर्ड को दिया हुआ है, जिसको लेकर के बोर्ड के सीईओ और जो अपर कार्यकारी ने जो है अंबानी परिवार का बहुत बहुत आभार जताया। जी बिल्कुल संजय, किस तरीके से कहाँ इस दान को लगाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्थिक नुकसान जो पहुंचा है उससे जो विकास है कहीं ना कहीं बोर्ड का वो भी रुक गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए देवस्थानम बोर्ड जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ही नया स्वरूप है और अभी बिल्कुल नवोदित है और आप जैसे कि आप जानते हैं कि 5-6 महीने से जो कोरोना काल चल रहा है इसमें बिल्कुल तीर्थ यात्री यहाँ पे नहीं आए थे। तीर्थ यात्रियों के चढ़ावे पर ही ये बोर्ड निर्भर है और इसके कम से कम 200 से 300 जो कर्मचारी है उनको जो है वेतन भुगतान की भी इसमें काफी समस्या हो गई थी। और आपको बता दें कि 50 से 60 जो मंदिर अधिग्रहण किए हुए हैं उत्तराखंड सरकार के देवस्थान बोर्ड ने, इन सभी का संचालन इसी आर्थिक सहायता से होना और जो इनकी सैलरी जाएगी वो भी इसी से होना है और साथ ही मंदिर के रख रखाव सहित अन्य दायित्व भी जो है इन्हीं पैसों से पूर्ण होने। तो आप मान सकते हैं कि 5 करोड़ की एक बड़ी राशि देवस्थान बोर्ड को मिली है और इसका जो है इन मंदिर के सौंदर्यीकरण से लेकर के इनके जो कर्मचारियों के जो वेतन है अन्य उसमें जो है काफी सहायता मिलेगी देवस्थान बोर्ड को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए संजय। तो अंबानी परिवार ने देवस्थानम बोर्ड को 5 करोड़ का दान दिया है क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक नुकसान यहां पर झेलना पड़ा था बोर्ड को, उसकी भरपाई के लिए अब ये दान दिया गया। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम तेजी से चल रहे हैं, जिसके चलते शहर भर की सड़कें खुदी गई हैं और इसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और कई जगह पर लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। रास्ता खराब होने के चलते व्यापारियों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा का कहना है कि बाजार की सारी सड़कें खुदी हुई हैं, जिसके चलते धूल मिट्टी दुकानों में आने से सारा माल भी खराब हो रहा है, जिसके अलावा व्यापारियों का कारोबार भी चौपट हो गया है। तो देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्मार्ट सिटी का काम लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है। रास्ता खराब होने से राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। व्यापारियों ने काम को रात में करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी के काम से हम सब दुकानदार इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि सारी सड़कें इन्होंने बाज़ारों की खोद दी है। इतनी ज़्यादा खोदने के लिए इन्हें हमसे पहले बात करी थी कि हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खोदेंगे, उसको बनाने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पूरा शहर खोद दिया है, जिससे कि हर व्यापारी परेशान है। हर दुकान में 10-10, 20-20 लाख रुपए का माल लगा हुआ है। माल में इतनी धूल मिट्टी बैठ गई है कि माल जो है ख़राब हो रहा है। जो माल हमारा जो 500 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये में बिकने को राज़ी नहीं हो रही है। इसलिए हम स्मार्ट सिटी वालों से कहना चाहते हैं कि वो इस काम को दिन में ना करके रात में करें और इस काम को जल्दी जल्दी निपटाएं, जिससे हम दुकानदारों को कुछ राहत मिल सके। कोरोना के कारण हम दुकानदार वैसे ही टूट चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम सरकार से कहते हैं कि हमें कोई व्यापारी को कोई राहत पैकेज दे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी है। हम सरकार को बार बार निवेदन कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी निपटाएं।
तो वहीं उत्तराखंड में आज भी तमाम गांव सड़क के साथ बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क विहीन गांव चिन्हित तो कर लिए गए हैं, लेकिन वन अधिनियम का रोड़ा गांव की सड़क बनने में समस्या पैदा कर रहा है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों का असर भी देखने को मिल रहा है कि वन अधिनियम के चलते लंबे समय से अटकी सड़क के लिए मंजूरी मिलने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लगातार विकास कार्यों को गति देकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। वहीं सीएम के निर्देश पर शासन प्रशासन की टीम भी लगातार ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रही है जो आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। डोईवाला में सड़क विहीन इलाकों का सर्वे लगातार जारी है। दूरस्थ गांव है लड़वा कोट, यहाँ पर आज जो है हमने भ्रमण किया है। इनकी मुख्य समस्या सड़क की है और अभी मैं जैसे पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी आए थे, जो 950 मीटर जंगल का एरिया जहाँ का फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है वो आज सारा क्लियरेंस ये बता रहे हैं शाम तक हो जाएगा और कल इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा सैंक्शन के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये सैंक्शन आ जानी चाहिए जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस का है और उसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा ग्रामवासियों ने अपने जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के छत के बारे में बताया है। उसको इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं कि इस ईयर का जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है उसमें ही इसका प्राविधान करके इसको तत्काल इसकी छत का रिपेयर शुरू किया जाएगा। कि हमारे यहाँ पे कोई जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पे आए हैं और हमने उनको मेन समस्या हमारी सड़क की है। सर यहाँ पे ग्रामवासियों के लिए मेन प्रॉब्लम है सर सड़क, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं है। आपने जिस मार्ग से आप आए उस मार्ग से आपको देखा होगा कि क्या हालत है उस मार्ग की। बरसात में ये सड़क पूरी बंद हो जाती है सर, जिससे ग्रामवासी यहाँ पे नहीं जा सकते। और मैं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे ग्राम सभा लड़ाकोट में आए हैं और हमारे ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं उन्होंने सुनी है। किसी ने लिखित में दी है, किसी ने मौखिक में दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से। वहीं गदरपुर में शक्ति फार्म नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। शक्ति फार्म से आई टीम ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पत्र कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को सौंपा। इस दौरान नगर पंचायत के चेयरमैन सुकांत ब्रह्मा ने कहा कि उत्तराखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र से हटाया जाना चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बहुत जल्द ही इन मांगों को पूरा किया जाएगा। तो गदरपुर में शक्ति फार्म के लोगों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की। अरविंद पांडे को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी उन्होंने सौंपा। बंगाली समुदाय के लोगों ने जातीय प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि गदरपुर में बंगाली समुदाय के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाए जाने की मांग की गई। शक्ति फार्म के लोगों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की और मांग की कि उनके जो पत्र होते हैं उनमें से पूर्वी पाकिस्तान हटाया जाए और इसको लेकर मंत्री ने कहा कि ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। शक्ति फार्म के लोगों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की। अरविंद पांडे को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और आपको बता दें कि बंगाली समुदाय के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाने की मांग की गई है।